सबको वॉइस मिल रहा है? देखिए हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए। क्योंकि नुकसान तो हो रहा है, उसको हम कंजर्व करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा अर्थ में जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। जो जीवित प्राणी है उनके लिए क्या हो जाएगा, खतरा पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला है इन सीटू, या इसको यथा स्थान संरक्षण कहा जाता है। यथा स्थान या इन सीटू इसको कहिएगा, उसको ब्रैकेट में कह सकते हैं इन सीटू। इन सीटू इसको कहा जाए। देखिए अगर हम किसी एनिमल या प्लांट का संरक्षण इस विधि से करें कि वो जिस स्थान पर पाए जाते हैं वहीं पर क्या होता है उनको हम संरक्षित करें, तो उसको कंजर्वेशन करें, तो उनको इन सीटू कहा जाता है। जहाँ पे जो प्रजाति या जो एनिमल पाई जाती है उन्हीं को उसी स्थान पर क्या किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसी को क्या कहते हैं इन सीटू या यथास्थान संरक्षण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, खर्चा कम होता है, क्योंकि जहाँ पे जो पाए जाते हैं उसमें वहां पे उनको संरक्षण करना आसान होता है। जरूरी भी क्यों है, क्योंकि जरूरी इसलिए भी है क्योंकि नहीं तो ऐसे जो एनिमल या प्लांट है वो विलुप्त हो जाएगा। दूसरी चीज एक चीज और ध्यान देंगे, जो ज्यादा वनरेबल है, वनरेबल बहुत ज्यादा दुर्लभ है, वो उन एनिमल या प्लांट का संरक्षण इन विधि से नहीं किया जा सकता। उनको विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। समझ लीजिएगा, जिनकी संख्या अधिक है उनका तो हम संरक्षण इस विधि से कर सकते हैं, लेकिन जो विलुप्त होने के कगार पर है या उनका विलुप्त हो चुका है या बहुत ही कम संख्या बचे हुए उनका, उनको ये क्या होता है, ये विधि ज्यादा कारगर नहीं होता। इनमें क्या होता है, जो जिनमें संख्या ज्यादा होता है उनके लिए होता है। क्योंकि इन सिटी का तात्पर्य होता है प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना, यानी उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उन नेचुरल हैबिटेट में ही उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। इसमें किया जाए नेचुरल हैबिटेट, जो उनको जहाँ पाया जाता है उन्हीं में क्या होता है उनको संरक्षण किया जाए। तो नेचुरल हैबिटेट जिसे कहता है या उनका आवास कहता है, उसी में उनको संरक्षण किया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं इंस्टीट्यू कहते हैं। इंस्टीट्यू के लाभ क्या है, यहाँ प्रजातियों के साथ साथ उनके प्राकृतिक आवास को भी संरक्षण हो जाता है। समझिएगा, इससे क्या होता है कि उस जो प्रजाति है उनका तो संरक्षण होता ही होता है, उनके साथ साथ क्या होता है जो क्षेत्र में संरक्षण किया जाता है उस क्षेत्र के का भी क्या होता है संरक्षण हो जाता है। जैसे आप कार्बेट नेशनल पार्क है, समझ लीजिए एग्जाम्पल, अब वहां पे टाइगर का संरक्षण किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है। अब टाइगर के साथ साथ क्या उस क्षेत्र के वनों का कंजर्वेशन हो जा रहा है। उस क्षेत्र में जो माइनिंग वगैरह हो रहा थे पहले या अगर होने की संभावना है तो उनका भी कंजर्वेशन हो जा रहा है। तो बहुत सारे उनके जो जितने भी और भी पेड़ पौधे हैं उनका भी कंजर्वेशन हो जा रहा है, तो काटने नहीं दिया जा रहा है। लोग उसमें क्या गतिविधि में भाग नहीं ले पा रहे। भूमि का कटाव यानी जो मिट्टी होता है उसको भी कटाव नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, इससे केवल क्या होता है उस एनिमल या प्लांट का ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ के वो नॉन लिविंग थिंग्स जो अजैव पदार्थ होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है, उनका भी क्या होता है कंजर्वेशन। बड़ी संख्या में आबादी को सुरक्षित करना हो तो ये विधि आसान होता है। यानी क्या होता है, किसी की संख्या बहुत ज्यादा, अभी होता है कि ज्यादा संख्या वाले जो एनिमल होता है उनको इस विधि से क्या है कंजर्वेशन की जाती है, ज्यादा संख्या वाले एनिमल को। तीसरा है यह संरक्षण क्या होता है सुविधाजनक होता है, मतलब कि सुविधा, जैसे टाइगर को कंजर्वेशन करके रखा जाए जंगलों में तो उनको खाना बहुत ही रेयर केस में देना पड़ता है, नहीं तो दूसरे एनिमल को से ही क्या खाना वो बना लेता है। लेकिन अगर चिड़ियाघर में अगर मान लेते हैं कोई एनिमल को रखा जाएगा तो उनको तो रोज खाना देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे जगह पे इंस्टीट्यूट जो जगह होता है यहाँ पे क्या होता है उनको लगभग खाना बाहर से उनको मिल जाता है। ये प्रजातियों को नए आवास में संवर्धन के लिए आवश्यकता नहीं है। देखिए इनमें क्या होता है कि जहाँ पे पाए जाते हैं वहां पे जब संरक्षित किया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, इनको क्लाइमेट का दिक्कतें झेलना नहीं पड़ेगा। अभी आप लोगों ने न्यूज देखे होंगे तो आप लोगों ने जाने होंगे
कि भारत में कुछ अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। भारत में क्या लाए गए हैं? चीते, जिसको पैंथर कहा जाता है, जो अफ्रीका के नामीबिया देश से लिया गया। देखिए भारत में चीते कहाँ से लाए हैं? चीते लाए गए हैं, ये अफ्रीका के एक देश है नामीबिया, नामीबिया से लाया गया है। और इसको कहाँ पे रखा गया है? मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में रखा गया। अब देखिए उनमें से कुछ चीते क्या है, मर गए हैं या उनका डेथ हो गया। क्यों हो गया है? इनका इफेक्ट क्या है कि उनका जो आवास था या उनका जो क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में नामीबिया में रहते होंगे, उन क्लाइमेट का ये जो इंडिया है वहां पे उनको कुछ क्लाइमेट नहीं मिला होगा। इसी कारण क्या होता है, उनका डेथ हो गया। तो चीते भारत में कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से लाया गया। और पूर्ण राष्ट्रीय पार्क में उसको रखा गया। और पूर्ण राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इसको एमपी में लाया गया। इनमें से कुछ क्या है, उसका डेथ हो गया। तो डेथ होने का कारण क्या है कि इनके जो नए आवास है, जो न्यू हैबिटेट है, उन न्यू हैबिटेट में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। जैसे हम कोई पहाड़ के ठंडे इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, तो उनको क्या है, अगर जो भूमध्य रेखा है वहां पे अगर लेके छोड़ दिया जाए, तो बताइए वहां पे क्लाइमेट में एडजस्ट करने में दिक्कत होने लगेगी। एडजस्ट होने में क्या होंगे, दिक्कतें होने लगेंगे। उसमें उनके बहुत से लोग की डेथ हो गई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उनके क्लाइमेट के अनुसार एडजस्टमेंट हो जाता है तो उनमें दिक्कतें नहीं होती। आप लोग देखिए इसका अलग से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो पहले जो जिसमें मस्कीटो होते थे, पहले देखिएगा जो कॉयल होते थे ना, कॉयल जलाने पर मस्कीटो मर जाते थे या भाग जाते थे। आजकल क्या है, धीरे धीरे क्या है, मच्छर भी क्या है, उनके साथ क्या हैबिटेट एडजस्टमेंट बना लिया है। कॉयल से भी क्या होता है, मरते ही है। ये क्या था, हर जीवन में, हर जीव में क्या होता है, उनमें एडेप्टेशन का क्या होता है, मतलब योग्यता होती है, एबिलिटी होती है। तो उसी हिसाब से क्या होता है, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इन सिटी में क्या होता है, इन सिटी में कहाँ का कंजर्वेशन की जाती है, उसको ध्यान रखिएगा। एक तो बायोस्फीयर हो गया। आप बताइए उत्तराखंड में कितने बायोस्फीयर है। उसके बाद नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद जैसे हॉट स्पॉट हो गया, इनमें भी क्या होता है, इंस्टीट्यूट होता है। जीव अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद पवित्र वन, या इसको देव वन भी कहा जाता है। उत्तराखंड में भी देव वन पाए जाते हैं। देखिए पवित्र वन जिसे कहते हैं, समझ लीजिए। देखिए ऐसा वन होता है जो स्थानीय लोगों द्वारा, जैसे जनजाति लोगों क्या होता है, वो अपने जो इस क्षेत्र को क्या होता है, अपना देवता मान लेते हैं। तो उस क्षेत्र में जो वन उत्पन्न होते हैं, इन वन को काटते नहीं है, बल्कि क्या है, उसको पवित्र उपवन कहा जाता है। अधिकतर आदिवासी में ये तथ्य पाई जाती है। जब जो बायो हॉटस्पॉट है, ये आपको बताऊंगा, हॉटस्पॉट में भी क्या होता है, इन सिटी कंजर्वेशन होता है। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ होता है, उसमें भी कंजर्वेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, नेशनल जो पार्क है, उसमें भी क्या होता है, इन सिटी कंजर्वेशन होता है। ये एग्जांपल है, यही पूछेगा एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा पूछने वाला क्या होता है, यही एग्जांपल हो। बायोस्फीयर हो गया। देखिए उत्तराखंड में कितने बायोस्फीयर है, उत्तराखंड में 6 बायोस्फीयर है। याद रखिएगा, नेशनल पार्क भी क्या है, 6 है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में जो नेशनल पार्क है वो इस समय याद रखिएगा 106 नेशनल पार्क वर्तमान में बोलो। और प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला नेशनल पार्क या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। ये भारत का क्या पहला नेशनल पार्क। तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूट है कि देखिए जैसे कार्बेट को मान लेते हैं, वहां पे टाइगर कंजर्वेशन किया जा रहा है, और भी हिरन वगैरह और भी उनके कंजर्वेशन हो रहा है। तो वहां पे कुछ स्थान में जो पाए जा रहे थे उसी का कंजर्वेशन, इसलिए सस्ता होता है और क्या होता है, आसान भी होता है। अच्छा बायोस्फीयर के नाम बता दिए। आप लोग देखे होंगे ना उत्तराखंड में नंदोर बायोस्फीयर का नाम सुनिएगा, जो सबसे लास्ट में 2012 में बना है। नंदोर का नाम जो ये नैनीताल में चोरगोलिया के आसपास है। उसके बाद आपका गंगोत्री हो गया।
उसके बाद आपका ये सोना बायोस्फीयर हो गया जो उसमें है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में है, उसमें रुद्रप्रयाग में एक बायोस्फीयर है, और आपका चित्तौड़गढ़ में एक बायोस्फीयर है। तो और चमोली में भी ये क्या है, एक बायोस्फीयर है। तो इस तरह क्या था, 6 बायोस्फीयर है। सबसे नया वाला याद रखिएगा, सबसे नया वाला है आपका नंदोर, जो नंदुर पक्षी बिहार या बायोस्फीयर कहते हैं उसको। तो नंदुर वाला याद रखिए, 2012 में बना, सबसे नया है। और गंगोत्री वाला क्या है, गंगोत्री वाला सबसे पुराना है। देखिए कार्बेट नेशनल पार्क है, देखिए कार्बेट नेशनल पार्क है। देखिए पार्क कितने हैं पहले समझ लीजिए। देखिए पार्क यहाँ पे उत्तराखंड में नेशनल पार्क कितने पहले समझ लीजिए। पहले पार्क याद रखिएगा, उसके बाद बायोस्फीयर याद रखिएगा। देखिए उत्तराखंड में अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। हाँ पिथौरागढ़ में भी है। हाँ जीव कार्बेट है। नेशनल पार्क की पहले बात समझ लीजिए, नेशनल पार्क का है। उसके बाद राजा जी, उसके बाद फूलों की घाटी, अस्कोट वाला पिथौरागढ़ में है, बोल रहा हूँ पिथौरागढ़ में भी है। कि अस्कोट क्या है पिथौरागढ़ में, जो उसके लिए कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए है। फूलों की घाटी हो गया, उसके बाद नंदा देवी हो गया, नंदा देवी, जिम कार्बेट हो गया, राजा जी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, नंदा देवी हो गया। एक बिनसर करके भी है, बिनसर कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। बिनसर क्या होता है, ये भी बायोस्फीयर है। बिनसर जो है ये अल्मोड़ा में। सोना नेशनल पार्क क्या है, वो आपका ये जो रुद्रप्रयाग और उसमें चमोली के आसपास में मिलते हैं। तो ये क्या है आपका राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। और नंदोर वाला याद रखिएगा कि नंदोर नया बने हैं, इसको याद रखिएगा नंदोर। ये 2012 में बने हैं। जो उत्तराखंड का सबसे नया क्या है, बायोस्फीयर है। तो ये इसको याद रखिए, ये ज्यादा पूछता है। जिम कार्बेट हो गया, राजगी हो गया। और देखिए जो फूलों की घाटी है ना, उसको ये याद रखिएगा। उत्तराखंड का यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है, फूलों की घाटी। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पे है, फूलों की घाटी में। अब वो जानते वहाँ पे 500 प्रकार के क्या है, फूल की प्रजाति पाई जाती है। तो ये क्या है, फूलों की घाटी को पहले क्या कहते हैं, नंदन कानन कहा जाता था। इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, बायोस्फीयर हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, हॉटस्पॉट को बाद में अपनी इसी चैप्टर में है, उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद पवित्र उपवन होता है, जो अलग अलग क्षेत्र में लोगों द्वारा, आदिवासी लोगों द्वारा क्या होता है, उनको संरक्षित किया जाता है, जो उनको काटने, सरकार भी उनको नहीं काट सकते। और क्या होता है, वन संरक्षण का ये अच्छा उदाहरण है कि पवित्र उपवन बना दिया जाए। लोग क्या होता है उसमें उसका धार्मिक रूप से उसको रिस्पेक्ट करे, और उसका क्या होता है, संरक्षण किया जाए धार्मिक रूप से उसका। अब ये एक्स सिटू या बाह्य स्थान संरक्षण, देखिए एक्स सिटू में पहली बात क्या है, यहाँ पे जो संरक्षण किया जाएगा, उस प्रजाति को उस स्थान से बाहर नहीं किया जाएगा। एक्स सिटू या इसका संरक्षण क्या है, उसके प्राकृतिक आवास से क्या है, बाहर किया जाएगा, यानी आउटर साइड में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तरीका क्या है, अगर जो प्राणी अभी बताना कि विलुप्त होने वाला है, इंडेंजर टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए ये होता है, प्लांट के लिए इनके संरक्षण के लिए। और इनके लिए क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, उनमें खाना भोजन वगैरह वगैरह सब कुछ उसको दिया जाता है। जैसे जू हो गया, चिड़ियाघर, नर्सरी हो गया,
आप लोग देखे होंगे जो शहर के बगल में नर्सरी वगैरह है, या जू हो गया, उसके बाद वनस्पति उद्यान हो गया, ठीक है, उसके बाद जीन बैंक हो गया और बीज बैंक हो गया। जीन बैंक और बीज बैंक, इनको थोड़ा समझिएगा, ये दोनों नया चीज है और इसी को जरा पूछते हैं। ठीक है, जीन बैंक क्या होता है, जो एनिमल के जो जीन होते हैं, देखिए इसके लिए बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें जो एनिमल विलुप्त हो गया है या उनका कोई जम जीन अगर है, कंजर्वेशन करके रख दिया जाए, तो अगर कभी एनिमल को या प्लांट को अगर बनाना होगा, तो इन जीन से क्या होता है, उस प्लांट को बनाया जा सकता है। इस जीन से क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो लखनऊ है, लखनऊ में क्या जीन बैंक है। जीन बैंक कहाँ पे है, लखनऊ में है। एशिया का पहला जीन बैंक है लखनऊ। एशिया का पहला जीन बैंक कहाँ पे है, लखनऊ में बनाया गया है। और भारत का भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्रजातियों के जीन को क्या है, इसमें कंजर्वेशन किया जाता है। इसके लिए क्या, ठंडा, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा गया। ऐसे जीनों को क्या है, -190 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, कंजर्व की जाती है। किसके साथ की जाती है, कंजर्व नाइट्रोजन के साथ की जाती है। जीन को -190 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन के साथ कंजर्वेशन की जाती है हमें, कि बहुत कम तापमान में क्या होता है, ये जीन वगैरह खराब नहीं होते। तो जीन बैंक क्या है, जो जीन प्रजाति है उनके जीन का कंजर्वेशन इसमें किया जाता है। देखिए इसमें क्या, इसमें जगह कम लगती है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ज्यादा होता है। तकनीकी सपोर्ट की क्या होता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बीज बैंक, जिसको सीड बैंक कहते हैं, सीड बैंक, जैसे अलग अलग जो सीड होता है, बीज होता है, उनमें पेड़ पौधे जो विलुप्त हो गया होगा उनको संरक्षण किया जाती है। इसमें देखिए भारत में कहाँ पे है बीज बैंक, लेह में है, क्योंकि ठंडे जगह की आवश्यकता होती है। और विश्व में कहाँ पे है, क्वाइल द्वीप है एक जगह, जो नॉर्वे में है, यहाँ पे क्या है, विश्व स्तर पे क्या है, सीड बैंक है। और भारत में कहाँ पे है, लेह में है। तो लेह वाला क्षेत्र क्या बहुत ठंडा होता है, तो वहाँ पे क्या सीड बैंक बनाए गए हैं। चिड़ियाघर तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पे जू होते होंगे, यहाँ का अलग अलग जगह से उनके क्या होता है, एनिमल्स या जो पक्षी वगैरह होता है उनको लाके कंजर्वेशन किया जाता है। जैसे उत्तराखंड में मालसी डियर पार्क, एग्जाम्पल क्या है, मालसी डियर पार्क। नर्सरी आप लोग जानते हैं, नर्सरी में होते हैं वनस्पति उद्यान, जैसे क्या होता है, अलग अलग वनस्पति किसी जगह पे उसको लगाया जाता है, तो उसको वनस्पति उद्यान कहा जाता है, मिलेगा। तो ये जो कंजर्वेशन होता है, इसे क्या कहता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, रेड डेटा बुक। बुक, ये जो बुक है, इसी में क्या होता है, जो विलुप्त पर होते हैं या इंडेंजर प्रजाति होते हैं, उनको इसी में क्या होता है, उसको दर्ज किया जाता है। तो किसमें दर्ज की जाती है, रेड डेटा बुक। इसमें एक संस्थान का नाम सुना होगा, यूएनसीएन, एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा क्या होता है, इसको संरक्षण किया जाता है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो नैरोबी में, वहाँ पे नैरोबी आपका केन्या का राजधानी है, यहाँ पे इसका हेड ऑफिस। तो यूएन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के माध्यम से क्या होता है, एक बुक जारी करता है, इसको रेड डेटा बुक कहा जाता है। और रेड डेटा बुक में क्या होता है, जो इंडेंजर प्रजातियां होता है, जो विलुप्त में प्रजाति होता है, उनको इसमें क्या होता है, उसको दर्ज किया जाता है या उसमें उसको स्थान दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उनको संरक्षण या कंजर्वेशन की जाती है। तो जो एक्सिट कंजर्वेशन है, इसमें क्या होता है, बाहर में कंजर्वेशन की जाती है, और उसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है, और उसमें इसको कंजर्वेशन उसमें की जाती है। कहाँ की जाती है, बाहर की जाती है, जहाँ पे वो एनिमल नहीं पाला जाता। तो भारत में जीन बैंक कहाँ पे है, लखनऊ में है। और भारत का जो सीड बैंक है वो कहाँ पे है, लेह में है। और दुनिया का जो सीड बैंक है वो स्वाइलदीप नॉर्वे में है, जहाँ पे अलग अलग देशों के जो विलुप्त प्रजाति होते हैं, उनके बीज को यहाँ पे कंजर्वेशन किए।
और इसके लिए देखिए जीन बैंक में क्या होता है, कंजर्व करने के लिए -190 डिग्री में क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ इसको रखा जाता है। देखिए आजकल क्या होता है, स्टेम सेल कंजर्वेशन भी चल रहा है। नया चीज क्या है, स्टेम सेल कंजर्वेशन चल रहा है। स्टेम सेल कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। ये भी क्या होता है, एक अलग सा बैंक होता है। देखिए आजकल बहुत सारी चीजों का कंजर्वेशन और हो रहा है। अभी देखिए प्लाज्मा बैंक बना है, उसके बाद स्टेम सेल बैंक बना है। स्टेम सेल जानते हैं, जो बच्चे होते हैं, भ्रूण होता है, भ्रूण जिसमें एम्ब्रॉय होता है, उसके सेल को क्या होता है, स्टेम सेल कहा जाता है। और मान लेते हैं अगर उनको कंजर्वेशन बनाया रखा जाए तो केवल नर्वस सिस्टम को छोड़ दीजिएगा, नर्वस सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, नर्वस सिस्टम को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग को उस सेल से बनाया जा सकता है, उस व्यक्ति का जरूरत। जैसे मान लेते हैं अगर स्टेम सेल को अगर कंजर्वेशन की जाए, देखिए बहुत आजकल क्या होता है, जितने पैसे वाले लोग हैं वो सब कर रहे हैं। अगर स्टेम सेल का कंजर्वेशन की जाए, स्टेम सेल, तो इससे क्या होगा, केवल हमारे जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को छोड़कर बॉडी के किसी भी ऑर्गन को क्या है, डेवलप की जा सकती है। बॉडी के किसी भी ऑर्गन को क्या है, डेवलप की जा सकती है। अगर मान ली किसी का एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर कट गया तो उसी सेल से क्या होता है, उसको बनाया जाए। किडनी फेल हो गया, किडनी को बनाया जा सकता है। हार्ट फेल हो गया तो हार्ट को क्या होता है, इसी सेल से बनाया जा सकता है, इस सेल से बनाया जा सकता है। ठीक है। नर्वस सेल को क्यों नहीं बनाया जाता, कि नर्वस जो सेल है ना, ये जीवन में एक बार बनता है। नर्वस सेल, ध्यान देगा, नर्वस जो सेल होता है, देखिए क्या होता है, जो सीड जीन बैंक होता है उसमें होता है, एक होता है स्पर्म बैंक होता है, उसमें 196 में रखा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, उत्तराखंड में कहाँ पे है आपको बता रहा हूँ, देहरादून नहीं, श्यामपुर कहाँ पे है, श्यामपुर उत्तराखंड में, देहरादून या देहरादून में ही है होगा शायद, श्यामपुर है, एक जगह है। वहां पे क्या होता है, एनिमल के जो स्पर्म वगैरह होते हैं उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो 196 पे करते हैं। लेकिन जो जीन होता है उसको क्या होता है, 90 पे पहले किया जाता है, 90 पे ही करते हैं उसको। तो अलग अलग चीज होता है ना, तो उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो स्टेम सेल, जो स्टेम सेल होता है उससे क्या होता है, शरीर के नर्वस सिस्टम को छोड़कर बाकी कोई किसी भी ऑर्गन को बनाया जा सकता है, ध्यान देगा। और एक बार बताओ कि नर्वस सिस्टम को क्यों नहीं बनाया जाता है, कि नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो जीवन में एक बार बनता है। बाकी हमारे ऑर्गन जितने भी होते हैं उसके सेल मरते और बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, समझ लीजिएगा। लेकिन नर्वस सिस्टम के सेल कभी ना तो मरते हैं ना कभी दूसरा बनता है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। बाकी ऑर्गन जो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है उनके सेल हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, मतलब बिगड़ने का मतलब मरते रहते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम एक बार जितना बन गया उतना ही बना रहता है। ठीक है, जो बनेगा तो स्टेम सेल भी क्या है, आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ, स्टेम सेल को भी कंसिडर करने की। अब जैव विविधता या हॉटस्पॉट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखिएगा क्या है, पहले समझ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, शब्द क्या है, हॉट स्पॉट। देखिए हॉट स्पॉट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, उसको सेंसिटिव जोन कह सकते हैं, या सेंसिटिव स्थल कह सकते हैं, या संवेदनशील जगह कह सकते हैं। देखिएगा बायोडाइवर्सिटी का जो हॉट स्पॉट है उसको सबसे पहले नॉर्मन बायस मायर्स नामक जो व्यक्ति ने दिया था, किसने दिया था, नॉर्मन बायस ने। उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में, इसका मतलब होता है जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षण के क्षेत्र ये होते हैं जहां संवहनी पौधे की संख्या कम से कम क्या है, 1500 से अधिक होनी चाहिए। लेकिन क्या था, उसमें से 70% जो प्लांट है या एनिमल है वो क्या है, वो अपना अस्तित्व खो दिया है। आप लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में पर डे 50 प्रजाति विलुप्त हो जा रहा है। ये क्या है, जो नेचर पत्रिका आता है उसका डेटा है, वो नेचर पत्रिका आता है उसका डेटा है कि पर डे 50 प्रजाति या स्पीसीज क्या होता है, विलुप्त हो जा रहा है।
तो समझ लीजिए बायोडाइवर्सिटी कितना ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है। तो ऐसे स्थान को क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ लीजिएगा, जहाँ हॉटस्पॉट समझ लीजिएगा, जहाँ पे पहले क्या थे, जैव विविधता बहुत अधिक था, लेकिन क्या है, मानवीय हस्तक्षेप हो गए या जलवायु क्लाइमेट चेंज हो गया, इनके कारण क्या, वहाँ के जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रहे हैं या सेंसिटिव बन गए हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या, वो उन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो एनिमल और जो प्लांट है वो विलुप्त हो जाएगा। एनिमल और प्लांट क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्या होगा, विलुप्त। इसलिए इसको क्या है, संरक्षण करना जरूरी। देखिए नॉर्मन बायस जब ये दिया था तो उसमें 12 बायोडाइवर्सिटी उन्होंने घोषित किया था। वर्तमान में देखिए पूरे विश्व में डेटा है 35 बायोडाइवर्सिटी बायो हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इनमें से 4 जो है ना वो भारत में है। कितने भारत में, कितने, 4 है। 4 बायो हॉटस्पॉट क्या है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, भारत में है। तो पूरे विश्व में 35 है वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, तो इसका क्या था, कोई है नहीं, वर्तमान वाला समझिए 35 है, ये नंबर है, बदलते रहते हैं। इस क्षेत्र को दर्जन दी गई। अच्छा, समधानी पौधे, इसका मतलब होता है जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, यानी कह सकते टॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है, या रेनफॉल फॉरेस्ट इसे कह सकते हैं। संवहनी का मतलब होता है रेनफॉल फॉरेस्ट। इसमें इंग्लिश में भी दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। रेनफॉल फॉरेस्ट, देखिए क्या होता है, आप लोग मालूम है कि जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पे प्लांट ज्यादा होते हैं। जहाँ बारिश ज्यादा होगा यानी वर्षा ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, क्या मिलेगा, नमी होगा, गर्मी होगा, तो वहां पे जो सीड वगैरह होता है वो जल्दी क्या होता है, उगते हैं, और इसलिए बायोडाइवर्सिटी वहाँ ज्यादा आ गया। तो ज्यादा क्या होता है, संवहनी का मतलब होता है, इसमें लिख लीजिएगा, लिखा है इंग्लिश वाले में कि रेनफॉल वाले एरिया, रेनफॉल फॉरेस्ट। जैसे एग्जांपल में हमारे यहाँ पे जो अंडमान निकोबार का नाम सुनोगे, और वेस्टर्न वैली का नाम सुनोगे, जो पश्चिमी घाट हुआ है अंडमान निकोबार हुआ, और ईस्टर्न हिमालय को सुनोगे। वेस्टर्न हिमालय में बायोडाइवर्सिटी कम पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालय में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाया जाता है। या आप लोग अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुनोगे। विश्व का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी या हॉटस्पॉट क्या है, आपका अमेजन फॉरेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि वो क्या है, रेनफॉल फॉरेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट कैसे है, रेनफॉल, तो इसको समझिएगा। देखिए भारत में कहाँ कहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी। देखिए भारत में 4 बताया गया था। देखिए पहला है वेस्टर्न वैली, वेस्टर्न घाट। ये जो घाट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं वेस्टर्न, यानी पश्चिमी घाट कहते हैं। ये क्या बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे एक जगह है जिसको क्या कहते हैं, साइलेंट वैली। ये भारत का सबसे बड़ा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला स्थान है। ये कहाँ पे है, केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्लेस कौन सा है, तो साइलेंट वैली या शांत घाटी कहा जाता है। हिंदी में शांत घाटी कहते हैं, इंग्लिश में साइलेंट वैली कहा जाता है। कहाँ पे है, केरल में। जो कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न वैली में है। तो ये वेस्टर्न वैली और श्रीलंका के जो इस क्षेत्र में जहाँ पे है इसको, तो ये क्या वेस्टर्न वैली हो गया पहला। दूसरा हो गया हिमालय। और हिमालय में जो ये जो पूर्वी हिमालय यानी जो ईस्टर्न हिमालय, ये वाला जो हिमालय है, ये इसको ज्यादा माना जाता है। आप लोग जानते हैं जो ईस्टर्न हिमालय है, यहाँ पे क्या है, मेघालय का नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से जो बादल पहुंचते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होता है। और यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे एक स्थान है जिसको क्या कहते हैं, मासिन राम कहा जाता है, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है, मासिन राम। इस राज्य में है मेघालय। ये मेघालय को क्या कहते हैं, मेघों का घर कहा जाता है। मेघालय को क्या कहा जाता है, मेघों का घर कहा जाता है। तो मासिनम क्या है, दुनिया में सबसे अधिक, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, मेघालय में है मासिनम।
तो यहाँ पे बारिश बहुत होता है, बोलते हैं कि जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे वनस्पति या प्लांट ज्यादा होगा, इसलिए क्या है मेनली ये पूर्वी होता है। और यहाँ पे जहाँ पे एक तरह के लता पाई जाती है, जो क्या होता है हवा से ही क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नमी ज्यादा होता है ना हवा में, तो नमी हवा से क्या होता है, नमी लेके क्या होता है लता जैसे क्या होता है पेड़ पे होते हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा हिमालय हो गया, तो ईस्टर्न हिमालय। तीसरा होगा इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको इंडो बर्मा कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र, इसमें यह एक पर्वत है जिसको आराकन पर्वत कहा जाता है, आराकन पर्वत, इसको ये क्षेत्र को माना जाता है। ये भी क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये तीसरा है जो इंडो, इंडो मतलब इंडिया, और बर्मा मतलब जो वर्तमान में क्या म्यांमार को कहा जाता है। दूसरा है सुंडालैंड। सुंडालैंड देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, अंडमान निकोबार और ये जो इंडोनेशिया के जो पार्ट है, इसको सुंडालैंड कहते हैं। तो ये चार हॉटस्पॉट है भारत में। एक वेस्टर्न वैली हो गया, दूसरा ईस्ट हिमालय हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका इंडो बर्मा रीजन हो गया, और तीसरा क्या, चौथा क्या हो गया सुंडालैंड। ये चार भारत में क्या हॉटस्पॉट है। ठीक है, भारत में कितना चार हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द को किसने दिया था, नॉर्मन मायस ने दिया था। और इसमें क्या होता है कि जहां पर पहले बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अधिक था, लेकिन किसी कारण से वहां पे इसका विलुप्त होने वाला हो रहा हो, उसको संरक्षण करने के लिए उस स्थान को क्या है हॉटस्पॉट दर्जा दिया गया। इसका दर्जा दिया गया हॉटस्पॉट। विश्व में 35 है, भारत में 4। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो साइलेंट वैली है जो केरल में है, भारत का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्लेस है। और उत्तराखंड में क्या है फूलों की घाटी। उत्तराखंड में क्या है फूलों की घाटी, और पूरे भारत में क्या है उसका साइलेंट वैली। और विश्व में अगर देखा जाए तो अमेजन फॉरेस्ट है। विश्व में अगर देखा जाए तो कौन सा है अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट में क्या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है अमेजन फॉरेस्ट, ब्राजील में है, इसको ध्यान रखिए। देखिए चार दिया है, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और सुंदरलैंड हो गया। ये भारत में चार के बड़ा डाइवर्सिटी। अब भारत में जैव विविधता। देखिए भारत में अभी आपको जैव विविधता बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा क्या है यहाँ पे वनस्पति पाया जाता है दुनिया के हिसाब से। ठीक क्या है, भारत एक क्या है बायोडाइवर्सिटी में रिच कंट्री है। जैसे कंट्री है रिच कंट्री है। और भारत में कुल भूमि का 2.4% क्या है, कितना है विश्व के कुल भूमि का। और किंतु यहाँ पर जैव विविधता क्या है 7 से 8% क्या है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या पाई जाती है। भारत में जो पशु पक्षियों की जो प्रजातियां है वो लगभग क्या है 91,000 प्रजाति भारत में पाई जाती है। लगभग बोल रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं है, लगभग कितना प्रजाति होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या विलुप्त हो जा रहे हैं, समाप्त इंडेंजर कैटेगरी में है, वो खत्म हो गए। तो ध्यान दीजिएगा भारत में क्या है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग क्लाइमेट है, इसलिए क्या है इसमें ज्यादा होता है। जहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होता है। एक बार ध्यान दीजिए, जहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा डिफरेंस होगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी डिफरेंस होगा। जहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पे क्या होगा बायोडाइवर्सिटी कम होगा। इसको भी ध्यान दें। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा, और नहीं आएगा तो मुझसे किसी को एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा हूँ, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैव विविधता पर कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ पे है। आंसर वगैरह सब दे रखे हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट जब क्लास होगा उसमें बता दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, में उसकी डेफिनेशन क्या होता है। तो इनमें से जो भी है उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सब एक्सप्लेनेशन क्या है दे रखे हैं, आंसर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप लोगों का। और उसमें से अगर नहीं आ पाएगा तो फिर हम आगे की क्लासेस को नोट करेंगे। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्या है, कब शुरू किया, किसने क्या है, उसके बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझ लिया। यहाँ पे आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में 2-3 पॉइंट। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया। दूसरी है जो टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था
वो 1973 में क्या है, बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था, या टाइगर प्रोटेक्शन लाया गया था। शुरू किससे हुआ था? ये जिम कार्बेट में से शुरू किया था। जिम कार्बेट। सब भारत में कितने बाघ हैं? 3882 बाघ है लोगों में। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किसी एक नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा अधिक बाघ है, वो है आपका जिम कार्बेट। किसी एक नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ वाला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट में क्या है? सबसे अधिक बाघ है एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, बोल रहा हूँ जिम कार्बेट। इस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर। तो बाघ के बारे में इतना अगर जानकारी रखेंगे। और बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1973 में। बाघ संरक्षण अधिनियम या प्रोजेक्ट टाइगर से कहते हैं। विश्व बाघ दिवस में, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। जिम कार्बेट में सबसे पहले बाघ संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और भारत में टोटल 3882 बाघ क्या था इस समय भारत में है। 2021 में जनगणना हुई थी बाघों की। बाघों की भी जनगणना होती है इसी जगह से। और विश्व का लगभग 2/3 भाग कहाँ आता है? जो बाघ है वो भारत में है। विश्व का थर्ड जो टाइगर है वो इंडिया में पाया जाता है। और जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। याद रखें, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल जो एनिमल है वो क्या है? रॉयल टाइगर। जो बंगाल का है, सुंदरबन में पाया जाता है। जो सुंदरबन में पाया जाता है। तो आप लोग इससे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। जो नहीं आएंगे तो अगले सेशन में जब भी क्लास होगा आप लोगों को इसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहाँ अंक ही खत्म करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है। जो क्वेश्चन है अगर अभी नहीं है तो व्हाट्सएप में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात करें।